है। वो तुमसे नहीं बोलते कि तुम ये सब रट लो, वो सब रट लो, यूरोप का इतिहास, ब्रिटेन का इतिहास, सबका, है ना, सबकी पॉलिटी, सबका संविधान रट जाओ, ये सब नहीं बोला जाता है। मेरी बात सुन रहे हैं? वो तुमसे क्या कहते हैं, बेसिक चीजें बताए, राज्य क्या होता है। अब राज्य बचपन से सुन रहे हैं, क्लास 6 से लागू शास्त्र पढ़ रहे हैं, बताया राज्य किसे बोलते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, सत्ता एग्जैक्टली किसे बोलते हैं, राज्य और सरकार में क्या अंतर है। मेरी बात सुन रहे हैं? एग्जैक्ट पता होना चाहिए। और पॉलिटी में तो ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा है। अभी स्टार्ट होती है पॉलिटी में तो ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़ो कि अगर लोकतंत्र और गणतंत्र आया है, अगर दो अलग अलग शब्द है, इसका दो अलग अलग मतलब होगा, तभी दूसरे शब्द का आविष्कार हुआ है। दूसरे शब्द को क्रिएट ही इसलिए किया गया है क्योंकि वह दूसरे भावों की अभिव्यक्ति करता होगा, और वह अभिव्यक्ति, वह भावनाएं इस शब्द से प्रेषित नहीं हो पा रही थी। मेरी बात समझ आ रही है? तो गणतंत्र शब्द की उत्पत्ति इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र वाला जो शब्द है वो उन भावनाओं को समझाने में असमर्थ है। तो लोकतंत्र गणतंत्र अलग अलग चीजें, ये तो क्लियर होगी। क्या हो गया क्लियर? लेकिन अलग अलग क्या होता है? गणतंत्र यानी कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट है, मेरी बात सुनाई, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं बोलेंगे, हेड ऑफ द स्टेट बोलेंगे। राज्य का सबसे सर्वोच्च अधिकारी अगर लोगों द्वारा चुना जाए तब उसे बोलते हैं गणतंत्र, और अगर राज्य को चलाने वाली सरकार लोगों द्वारा चुनी जाए तो उसे बोलते हैं लोकतंत्र। दोनों में अंतर है। हो सकता है एक अधिकारी को आपने चुन लिया और सरकार ने उसमें मंत्रिमंडल, समझ रहा है, मिनिस्टर अपने अनुसार चुन लिए, तो इस सरकार में लोकतंत्र नहीं है क्योंकि सरकार को चलाने वाले लोगों द्वारा नहीं चुने गए। लेकिन गणतांत्रिक सरकार है क्योंकि सरकार का सर्वोच्च अधिकारी आपने चुना था। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका उल्टा लोकतंत्र, सरकार को चलाने वाले लोग जो मंत्रिमंडल में रहेंगे, जो विधायिका का हिस्सा बनेंगे, जो संसद में बहस करेंगे, जो कानून लिख कर लाएंगे, जो कानूनों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, समझ आ रहा है? वो लोग अगर आपके द्वारा चुने गए तो लोकतंत्र। अब ये लोग चुने जाने का यह मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इन लोगों का सर्वोच्च अधिकारी, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भी लोगों द्वारा ही चुना गया है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्लासिक ब्रिटेन एग्जाम्पल। ब्रिटेन में लोकतंत्र है कि नहीं है? है, क्योंकि संसद चुने हुए जनप्रतिनिधि चला रहे हैं, कानून नियम चुने हुए जनप्रतिनिधि लिख रहे हैं, तो लोकतंत्र है। लेकिन क्या ब्रिटेन के राजा का चुनाव, जो सर्वोच्च अधिकारी अभी तक होता है, ब्रिटेन की क्वीन का चुनाव क्या लोगों द्वारा किया जाता है? नहीं, वो डायनेस्टी लेवल पर चल रही है, वंशानुगत चल रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? उनका चुनाव हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। क्या मेरी बात समझ? ऐसे भी देश हो सकते हैं जो लोकतंत्र है गणतंत्र नहीं है, उसके उलट ऐसे भी देश हो सकते हैं जो गणतंत्र है और लोकतंत्र नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां सर्वोच्च अधिकारी को या किसी एक पार्टी को आपने चुन लिया, अब मंत्रिमंडल को चुनने का अधिकार, संसद को चुनने का अधिकार आपका नहीं है। क्या मेरी बात समझ? क्या मेरी बात समझ? क्योंकि उसी अधिकारी द्वारा या उसी पार्टी द्वारा मंत्रियों को अपॉइंट किया जा रहा है, मंत्रियों को रखा जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। हो सकता है इन मंत्रियों को जन समर्थन प्राप्त नहीं था, हो सकता है इन मंत्रियों को जन समर्थन, वोटिंग, लोगों का मत किसी चुनाव में प्राप्त ना हुआ हो, फिर भी पार्टी उन्हें रख सकती है। गणतांत्रिक प्रणाली। मेरी बात समझ? अब हर एक देश में, समझो मेरी बात, बहुत जरूरी बात है, हर एक देश में कुछ स्तर का लोकतंत्र और कुछ स्तर का गणतंत्र होता है। कोई देश पूर्णतः लोकतांत्रिक देश नहीं होता। देयर इज नो लिमिट। क्या मेरी बात क्लियर है? एक देश के बारे में सुनते जिसका लोकतंत्र नहीं मानते हैं, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सुनते हैं ना? उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया सुना होगा, कभी न्यूज में भी सुना होगा। किम जोंग उन लोकतंत्र नहीं मानते ना उसे। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या वहां जरा से भी चुनाव नहीं होते? होते हैं।
क्या वहां पर नगर पालिका, नगर निगम या इस तरह के लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं होंगे? होंगे। वो भी कुछ लोकतंत्र है, आंशिक, भले ही 10% लोकतंत्र है, लेकिन है। क्या मेरी बात क्लियर है? भारत में कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या सरकार आपसे पूछती है? नहीं। आपके बिहाफ पर, आपकी ओर से लोकतांत्रिक सरकार खुद डिसीजन ले रही होती है, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे कृषि कानून हो। यह सारे बिल जब आए तो विरोध का भी सामना करना पड़ा। क्यों? क्या लोगों से पूछने गए? लोगों की राय मालूम नहीं है? जनप्रतिनिधि ही लोगों की ओर से अपने विचार व्यक्त कर रहे होते हैं संसद में। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पूर्ण लोकतंत्र तो यह भी नहीं है, जहां हर एक डिसीजन, नोटबंदी हो रही थी आपको पूछा गया, जीएसटी एक्ट आया था आपको पूछा गया? नहीं। आपके प्रतिनिधि ने, है ना, आपके विचारों की अभिव्यक्ति संसद में की होगी तो पहुंची। क्या मेरी बात क्लियर है? कि एक एक आदमी से गवर्नमेंट ने वोटिंग लिया कि नोटबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या जीएसटी एक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या एक एक आदमी से वोटिंग ली कि ट्रिपल तलाक वाला एक्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो, नहीं ली। समझ रहे हो ना? क्या मेरी बात क्लियर है? जहां लोगों की राय या लोगों के विचार प्रतिनिधियों द्वारा लिए जा रहे हैं, लोगों के बिहाफ पर, लोगों की ओर से, लोगों की तरफ से निर्णय, राय, विचार, विमर्श कौन रख रहा है? जनप्रतिनिधि, है ना? तो वो भी लोकतंत्र तो है, क्योंकि हमने ही उन जनप्रतिनिधियों को चुना, लेकिन पूर्ण लोकतंत्र तो वो भी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? वैसे आप बोलते हो हमारा देश लोकतांत्रिक है, कैसे पता चला लोकतांत्रिक है? क्या कारण है? कोई एक चीज बताओ, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। लोकतांत्रिक देश कैसा होता है? क्योंकि कुछ फीचर, कुछ विशेषताएं लोकतांत्रिक देश की इसमें है। इनमें से एक फीचर है मताधिकार। हम अपने मत का उपयोग करके अपने ऊपर शासन करने वाली सरकार का 5 चुनाव के लिए चुनाव करते हैं। यह एक लोकतांत्रिक विशेषता है। यह साबित करती है कि हाँ, हम एक लोकतंत्र है। क्या मेरी बात समझ? लेकिन एक ऐसा देश जहां हर एक निर्णय लेने से पहले, हर एक कानून बनने से पहले, हर एक नियम बनाने से पहले या उसे संसद में पेश करने से पहले लोगों की राय ली जाए, क्या वह देश एक ज्यादा विस्तृत, एक ज्यादा शक्तिशाली लोकतंत्र नहीं होगा? होगा। अगर हम 60% लोकतंत्र है तो 80% लोकतंत्र होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ऐसा नहीं है कि कोई देश जो है वो क्या होता है, मतलब पूरी तरह से लोकतंत्र हो गया या एकदम लोकतंत्र नहीं है। हर देश में लोकतांत्रिक एक स्तर होता है। मेरी बात समझ? और ये सारी चीजें, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे गणतंत्र हो, चाहे संप्रभुता हो, ये सारी विशेषताएं जो भी आप पढ़ते हैं, जिन भी चीजों का आप लक्ष्य या आदर्श के रूप में पढ़ते हैं, मेरी बात समझ? इसका मतलब ये नहीं कि अगर लोकतंत्र है तो पूर्णतः लोकतंत्र प्राप्त कर लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब यह होता है कि हम उस पथ की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम देश को ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक देश के रूप में बना सके। क्या मेरी बात क्लियर है? हमारे संविधान हमें आदेशित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है कि हम एक ऐसे तंत्र की रचना करें, हम एक ऐसे देश की रचना करें जो ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र हो। क्या मेरी बात समझ? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो सारे लक्ष्य और आदेश, ये मूल सिद्धांत, ये हमें निर्देशित करते हैं कि हमें कैसे देश की स्थापना करनी है, या निर्देशित नहीं करते हैं कि हमारा देश कैसा है। हम जैसा प्रैक्टिस करेंगे वैसा देश बनेगा। अंबेडकर ने भी कहा था, शायद पढ़ा भी होगा, कि संविधान तो हमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अंततः यह निर्भर करता है उन लोगों के हाथों में जिनके हाथों के अधीन होकर ये चलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वो इसे अच्छी नीयत से चलाएंगे तो अच्छा संविधान है, बुरी नीयत से चलाएंगे तो बुरा संविधान है। चाकू है, क्या मेरी बात से नहीं? फल काटोगे तो अच्छा है, सब्जी काटो तो अच्छा है, हाथ काटो तो खराब है, गला काटो तो खराब है। मेरी बात समझ? अरे बोलो, समझ आ रहा है? तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। संप्रभुता, गणतंत्र, लोकतंत्र,
या ये सारी विशेषताएं, स्वतंत्रता, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, फ्रीडम, सारी विशेषताएं, समझ आ रहा है? यह सब मंजिल नहीं है, यह सब रास्ते हैं। इन पर चलकर हम कुछ अच्छा देश बना सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ में आ गए? पहली बात। और गणतंत्र समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। लोकतंत्र गणतंत्र में क्या अंतर है? एकदम क्लियर हुआ। गणतंत्र व्यवस्था में, गणतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के द्वारा जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, जो देश का सर्वोच्च अधिकारी है, वो लोगों द्वारा चुना जाए तो गणतंत्र। अगर देश में सरकार जो बनने वाली है, जो लोग सरकार चलाएंगे, अगर वो लोगों द्वारा चुना जाए तो लोकतंत्र। क्या मेरी बात क्लियर है? अब सोच के बताओ, क्या हमारा देश लोकतंत्र गणतंत्र दोनों है? दोनों है। अब और सोच के बताओ, जिनने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, कि क्या हमारा देश लोकतांत्रिक ज्यादा है या गणतांत्रिक ज्यादा है? लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक? गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक? लोकतांत्रिक ज्यादा है। क्या कारण है? क्योंकि चुनी हुई लोकसभा को हम स्वयं चुन रहे हैं। लोकसभा के मेंबर्स को, सरकार को हम स्वयं चुन रहे हैं। या राज्यसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं, विधानसभा में मेंबर्स को हम स्वयं चुन रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं? राष्ट्रपति यानी जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, समझ रहे हो ना, राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी है, क्या उसके चुनाव में आप लोग जाते हैं? द्रौपदी मुर्मू को आप लोगों ने चुना था? नहीं चुना था। उसे चुनने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके चुनाव की अलग प्रक्रिया, हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं। तो एक तरह से गणतंत्र के मामले में से हम थोड़े पीछे रह गए। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है राष्ट्र के अध्यक्ष का लोगों के द्वारा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश की व्यवस्था लोकतंत्र के पक्ष में ज्यादा झुकी है और गणतंत्र के पक्ष में कम झुकी है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए इसे गणतांत्रिक लोकतंत्र ना करके लोकतांत्रिक गणतंत्र बोलते हैं। हर वर्ड का ऑर्डर ऐसे ही नहीं पकौड़ी की तरह लिख दिया गया कि जो पकौड़ी बड़ा आ जाए वही मुंह में, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना? हर शब्द का क्रम, समझ रहे हो? प्रियम्बल में और आर्टिकल में, हर आर्टिकल, हर अनुच्छेद का क्रम बहुत सोच समझ के, बहुत से विचार करके लिखा गया है। आर्टिकल 1 अगर पहले है क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। भाग 1 अगर पहले है, इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है। भाग 3 शुरुआत में दिया है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ आई? अरे बोलो। सरकार कैसी रहेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, बाद में दिया है क्योंकि सरकार की इंपॉर्टेंस लोगों के अधिकार से कम रखी गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक उसी तरह से जो शब्द अरेंज है प्रस्तावना में, जिस तरह से अरेंज है उसी तरह से उनका महत्व है, उसी तरह से उनकी इंपॉर्टेंस है। क्या मेरी बात इतनी समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जब हम यह बात बोलते हैं कि देश एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब लोकतंत्र ज्यादा है, गणतंत्र कम है। कारण गणतंत्र यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष लोगों द्वारा चुना जाए। चुना तो लोगों द्वारा जाता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इसी वजह से उतना गणतंत्र नहीं है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के अध्यक्ष के राष्ट्र अध्यक्ष, समझ रहे हो ना, उसके चुनाव में हम भाग लें, वो ज्यादा गणतंत्र हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? अब दिक्कत यह है कि बेसिक हमारा जो है वो गायब है। समझ में आ रहा? और कोर्स हमें ले चलना है थोड़ा सा इस तरह से कि सब कुछ हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा तेज पढ़ेंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग को जो पीडीएफ गई हुई यहां से, क्या आपने उसे पढ़ा? पीडीएफ बना के दे दी थी मैंने, एक समराइज करके पूरा पढ़ लिया। उसे पढ़ के आओ थोड़ा बहुत, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पढ़े हो? चलो ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। उद्देश्य प्रस्ताविका में क्या हम लोग कुछ लिख रहे थे? उद्देश्य प्रस्ताविका में कुछ लिखा था? कुछ लिखा था हम लोगों ने? हाँ, नहीं लिखा? लिखा? एक ही वर्ड के लिखी हुई।
एक लोकतांत्रिक संप्रभुता संपन्न या संप्रभुता वादी, वाली नहीं वादी गणराज्य। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताविका में कुछ मूल मूल चीजें लिखी थी, हम पूरी पूरी लाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जो मौलिक चीजें हैं, जिन चीजों को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताविका के रूप में संविधान सभा के पहले सत्र में 13 दिसंबर 1946 को संविधान के सभा के मेंबर्स के सामने प्रस्तुत किया था, उनके जो मुख्य बिंदु है वो हम पढ़ ले। 5 मुख्य बिंदु है। पहला हमने लिख किया था क्या? संप्रभुतावादी गणराज्य। दूसरा नोट करेंगे, कुछ चीजें नोट कर लेते हैं, जल्दी नोट करोगे, आज खुद नोट कराएंगे। नोट करो, हेडिंग है उद्देश्य का प्रस्ताव, वही लिख रहे थे हम लोग। 4-5 पॉइंट नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा नोट करोगे, उन्होंने क्या बोला था? संघीय, हाँ संघीय, वो गला थोड़ा सा वो समझ के समझ। पहली उनकी डिमांड थी कि भारत को एक ऐसा संविधान दिया जाए जो भारत की परिकल्पना एक संप्रभुतावादी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, गणराज्य गणतंत्र के रूप में भारत को स्थापित करे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दूसरी उन्होंने बात की, दूसरा पॉइंट क्या था? संघीय शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था समझ गए? संघीय व्यवस्था मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का वितरण या बंटवारा। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात बोली, संघीय व्यवस्था का मतलब ही वैसे निकलता है। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य में, दोनों में सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार दोनों में अपनी अपनी सरकार होनी चाहिए। साथ ही उनका यह बोलना था कि दोनों जगह पर, चाहे केंद्र में चाहे राज्य पर, दोनों जगह क्या हो? द्विसदनीय सरकार हो। द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका। तो हर राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, पता ही आप लोगों को। केवल 7 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है ना? बाकी केंद्र स्तर पर तो 2 सदन है, आपको बताइए, लोकसभा राज्यसभा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तीसरा नोट करोगे, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि संविधान लिखा क्यों जाता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात, संविधान लिखा ही क्यों जाता है? क्या कारण, क्या कारण है संविधान के लिखे जाने का? मेन कारण, मुख्य उद्देश्य। विश्व का पहला संविधान कौन सा? हाँ, मैग्ना कार्टा, ब्रिटेन 1215। लिखा क्यों गया? मूल अधिकार, नागरिकों के अधिकार के लिए। जहां जहां भी संविधान की रचना हुई है, हुई ही क्यों है? ताकि नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। क्या मेरी बात क्लियर है? उनके पास कुछ हद तक स्वतंत्रता, भाषा, बोली, व्यवहार, धर्म की, जात मतलब अपने धर्म की, अपनी भाषा की, अपनी सभ्यता की, बोलने की, व्यवसाय की स्वतंत्रता उन्हें दी जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसका भी उद्देश्य क्या रहेगा कि नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाए। नागरिकों को भाषा की, नागरिकों को धर्म, उपासना, आस्था की, विश्वास की, है ना, व्यवसाय की, एसोसिएशन यानी कि समूह बनाने की, ठीक है, कहीं आने जाने की, आवागमन की स्वतंत्रता दी जाए। ये नागरिकों का देश है। मेरी बात सुन भाई, संविधान लिखा ही क्यों जाता है? लिखने का पर्पस क्या है? क्यों नहीं पहले की तरह राजशाही चल रही है? क्योंकि राजशाही के संविधान लिखित संविधान नहीं होते थे, लिक्विड संविधान है। लिक्विड मतलब जो कभी भी बदला दिया जाए, जो बोल दे वही हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि इस तरह के संविधान हम देखेंगे भी आगे और बने भी हैं, है ना?
जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी जो मूल भावनाएं हैं, जो मूल उद्देश्य है, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं लाया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक प्रमुख उद्देश्य हर देश में संविधान को लिखने में क्या होता है कि नागरिकों के अधिकारों को कुछ हद तक सुरक्षित कर दे। नागरिकों के अधिकार को सीमित नहीं करना है, उन्हें सुरक्षित करना है। मेन उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों को सरकार से सुरक्षित करना है कि सरकार अतिक्रमण ना कर दे नागरिकों के अधिकारों को। क्या मेरी बात क्लियर है? शक्तिशाली तो अतिक्रमण करता है, तो शक्तिशाली कौन है किसी देश में? सबसे सरकार। जब राजा साहब थे तो राजा, अगर राजा साहब गए तब सरकार। मेरी बात समझ? तो सबसे शक्तिशाली अगर सरकार है तो सबसे जरूरी है कि सरकार की शक्तियों से नागरिकों के हितों की सुरक्षा। क्या मेरी बात क्लियर है? और यह हर जगह संविधान लिखने का एक मुख्य कारण है। क्या मेरी बात समझ आ गई? नोट करोगे? तीसरा पॉइंट नोट करो, लिखो। कुछ मूलभूत अधिकार है, कुछ मौलिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति, विचार, कॉमा विश्वास, आस्था, कॉमा उपासना, व्यवसाय, आस्था, उपासना, व्यवसाय, कॉमा समूह बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है? तो तीसरा मुख्य उद्देश्य संविधान को रचने का, लोगों को कुछ स्वतंत्रता दी जाए, कुछ अधिकार दिए जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है? चौथा क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जो पिछड़े वर्ग हैं, समाज पर हाशिए पर खड़े लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, समझ रहे हो ना? थर्ड जेंडर, समझ आ रहा है? इसके अलावा बहुत सारे लोग, SC ST, दलित, है ना, आदिवासी समुदाय के लोग, या ऐसे लोग जो फाइनेंशियली वीक रह गए, आर्थिक विकास की श्रेणी में नहीं आता है, पिछड़े रह गए, बिलो पॉवर्टी लाइन, आर्थिक रेखा के नीचे, है ना, उनके जो अधिकार है वह भी सुरक्षित रहे और उनके वेलफेयर की योजनाएं बनाई जाए। क्या मेरी बात क्लियर? नोट करोगे? लिखो वंचित और शोषित, वंचित कॉमा शोषित, पिछड़े एवं आदिवासी वर्ग के लोगों को सुरक्षा एवं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, उनका वेलफेयर करना है। ठीक है? माइनॉरिटीज से संबंधित। ठीक है? यानी जो भी अल्पसंख्यक है उनसे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है? अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम। ठीक है? चलो, ये 4 उद्देश्य हो गए। प्रथम उद्देश्य क्या था कि भारत का विश्व शांति में योगदान हो, भारत को एक अच्छी स्टेटस, एक अच्छी निगाह से विश्व के अन्य देश देखें, साथ ही साथ भारत का विश्व शांति में योगदान है, भारत को एक वैश्विक शक्ति की तरह देखें, भारत को विश्व के अन्य देश एक वैश्विक शक्ति की तरह देखें। मेरी बात समझ? उसकी रेस्पेक्ट करें,
क्या मेरा क्लियर है? साथ ही साथ भारत का वैश्विक शांति में योगदान है और सहयोग में योगदान है। नोट करोगे? पांचवा उद्देश्य लिखो, विश्व शांति, विश्व शांति और मानव जाति की भलाई के लिए, और मानव जाति की भलाई के लिए भारत का योगदान और वैश्विक स्तर पर, और वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान, और वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 मुख्य उद्देश्य विश्व शांति निग्रह शास्त्र है। ठीक है, 5 मुख्य उद्देश्य। मेरी बात समझ में? ये मुख्य उद्देश्य किसके हैं? याद आ रहा है? कल लिखवाया था ना? क्या लिखवाया था? थीम। उसके बाद क्या बनेगा? कहानी। फिर क्या बनेगा? ट्रेलर। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक? थीम की। उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्तावित है? हाँ, कहानी में आएगा, संविधान उसकी तो बात ही कर रहे हैं। और मूवी देखने से पहले क्या देख लेते हैं? पहले ट्रेलर देख लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए कि ऐसा तो नहीं देखने जा रहे हैं कॉमेडी और हो जाए ट्रेजेडी या डर लग जाए। समझ रहे हो ना? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? तो ट्रेलर देख लेते हैं। अब यह ट्रेलर असल में मूवी की थीम को आपको समझा देता है कि इसमें एक्शन है या ड्रामा है या लव स्टोरी है या क्या। क्या समझ? या जो ट्रेलर होगा या मूवी की थीम को समझा देता है। यानी कि भारत का संविधान लिखने के जो भी उद्देश्य थे, भारत का संविधान लिखने के जो भी उद्देश्य थे, वह उद्देश्य प्रस्ताविका में तो दिए गए थे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? ट्रेलर के जरिए। और वह ट्रेलर है क्या? बताओ भाई। प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ? ठीक है। प्रस्तावना क्या है? मूवी का ट्रेलर। अगर हमें जल्दी मूवी देखनी है या समझनी है ओवरऑल, तो हम 2 ट्रेलर देख लिया, समझ में आ गया, अच्छा ये हुआ होगा, इस तरह की मूवी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्रस्तावना वही ट्रेलर है जो उतनी लंबी मूवी को आपको शॉर्ट में दिखा दे रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताविका का प्रतिबिंब है कि आखिर भारत के लोग जिन्होंने संविधान लिखा या संविधान निर्माताओं ने असल में संविधान को किन उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखा गया है, किन मौलिक सिद्धांतों का उपयोग करके, किन आदर्शों को निहित करके संविधान की रचना की गई। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ट्रेलर देखने के बाद आपको पूरी मूवी समझ में आ जाती है? नहीं, थोड़ी बहुत समझ आती है। ये थोड़ा समझ आएगा कि अक्षय कुमार का क्या रोल है, अजय देवगन क्या रोल है। अरे बोलो, थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ये भी है, वो भी है, अच्छा ये भी है। स्टोरी तो पूरी तरह लाएगी ना। अगर पूरी स्टोरी ट्रेलर पर लाएगी तो लोग क्या देखने आएंगे? नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक उसी तरह से प्रस्तावना में है तो बहुत कुछ है ना, लेकिन देखता सब कुछ केवल आइडिया है। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, होती ही है, जो मूवी में हो और ट्रेलर में ना हो। होती है। कोई आइटम डांस तुम देखना चाहते हो, लालारी को, मेरी बात नहीं, या कोई एक्शन सीन देखना चाहते हो, मेरी बात नहीं, हो सकता है ट्रेलर में ना और मूवी देखने आए दिख जाए, अरे वाह मजा आ गया भाई, ट्रेलर में दिखाएंगे। ये भी है, अमिताभ बच्चन भी इसमें अरे दिखाएंगे। समझ आ रहा है? कभी कभार होता है कि नहीं होता है?
होते हैं। तो ठीक उसी तरह से संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, संविधान में, मूवी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वह सारी चीजें प्रयोग में उतारी नहीं जा सकती। उनमें कुछ मुख्य चीजें जो उद्देश्य का प्रस्ताव में वर्णित थी, उन्हें उतारने की कोशिश ट्रेलर में की गई, ताकि लोगों को देर में नादे लग जाए कि यह मूवी किससे संबंधित है या मूवी का उद्देश्य क्या है। नहीं समझ आई बात? आगे एकदम समझ आ रहा है? आप में से कई लोग विवाह योग्य हो जाओगे आने वाले 4-5 साल में, या हो गए होंगे, विवाह खोजे जा रहे होंगे। समझ आ रहा है? ट्रेलर क्या है? बायोडेटा। समझ रहे हो ना? पिताजी बायोडेटा बनाएंगे, है ना, पुत्र का नाम ये, पुत्र की हाइट ये, समझ रहे हो ना, इतना वेट, यहां से ये पढ़ा, वहां से वो पढ़ा, 10वीं में गुरु जी को गिरा के मारा था। समझ रहे हो ना? अरे बोलो, ठीक है। ये सब कुछ चीजें लिखेंगे, ये बात नहीं लिखेंगे, लेकिन अच्छी चीज तो लिखेंगे ही ना। ये किया था, वो किया था, ये किया था, खाना बनाने में निपुण। मेरी बात सुन रही? एक 3 से 4 निशाने साधता है, एक ढीला मारता है, 5 आराम मिलते हैं। जितनी भी तुम्हारी क्वालिटी सब लिख देंगे, सारी क्वालिटी लिख देंगे क्या? नहीं, सारी क्वालिटी तो पिताजी को पता ही नहीं है। समझ रहे हो ना कि अभ्युदय के लिए आते हो, पीछे ही रह जाते हो। सारी क्वालिटी तो पिताजी को भी नहीं पता है, तो सारी क्वालिटी लिख नहीं सकते। कुछ क्वालिटी लिख देंगे, कुछ आइडिया हो जाएगा। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? शादी के समय क्या होता है, एक बायोडेटा तैयार होता है, वो बायोडेटा किसी आता है, अच्छा यह लड़की ये पढ़ी है, ये पढ़ी है, ये की है, अच्छा मजा आ गया भाई, खाना बनाने में रिपोर्ट सरकारी। अरे भाई कर लो सब। मेरी बात सुन रहे? अब भाई धूमधाम से गए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले आए इन्हें, जिनका बायोडाटा पड़ा था, लेकिन जिनसे असल में परिचय होना अभी बाकी था। जब भैया ये आई, मेरी बात सुन रही, घनघोर तांडव का सामना करना पड़ा। क्या मेरी बात सुनना? मतलब मजाक कर रहा है, सब बुरा नहीं मानना, ठीक है। घनघोर तांडव का सामना करना पड़ा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो बोलोगे ये तो आप बता, ये तो आप बायोडाटा में लिखे ही नहीं थे। आपने तो बोला था फर्स्ट डिवीजन पास है, आपने तो ये बताया था कि फर्स्ट क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हुई, तो 10वीं फेल हो गई थी। मेरी बात सुन रही? अरे बोलो, क्या मेरी बात सुन रही है? ठीक है। आपने तो बताया कि तरकारी बहुत अच्छी बनाती है, आप भरता बहुत अच्छा बनाती है, आपने ये तो बताया नहीं था। घड़ी वाले को भरता का चूमक निकाल देती है। क्या मेरी बात सुन रही? ट्रेलर और संविधान में अंतर, बहुत सारी प्रॉपर्टी संविधान में और भी छुपी हुई है, जो कि ट्रेलर में, प्रस्तावना में चिन्हित नहीं की जा सकती। क्या मेरी बात सुन रही? फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल देखो, प्रियम्बल पर दिख रहे हैं, ट्रेलर पर देखो, चलो ट्रेलर देखो। क्या इस ट्रेलर में लिखा है कि भारत का संविधान जो है वो न्यायपालिका को अधिकार देता है, या जुडिशियल इंडिपेंडेंस का अधिकार दे रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार कुछ लिखा हुआ है, या न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहीं लिखा हुआ है उसमें, कि विधायिका कोई बिल लाएगी और न्यायपालिका से क्रॉस कर देगी। कहां लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? लेकिन ऐसा होता है कि संसद कोई बिल लाएगी, न्यायपालिका पाएगी कि वह बिल असंवैधानिक है, न्यायपालिका बिल निरस्त कर देगी, कहेगी नहीं दूसरा बना के लो, गलत। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। क्या इसमें कहीं लिखा हुआ है संसदीय प्रणाली? दिखाओ कहां लिखा है? देश संसदीय प्रणाली से चलेगा या अध्यक्षीय प्रणाली से चलेगा? कहीं लिखा हुआ है प्रियम्बल में? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक फीचर बायोडेटा में नहीं आ सकता। क्या मेरी बात सुन रही? अरे बोलो, हर एक फीचर बायोडेटा में नहीं आ सकता, इसीलिए नहीं लिखा हुआ। मेरी बात सुनना आ गई? अरे बोलो, एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। तो बस संविधान की प्रस्तावना को लिखने का उद्देश्य, कुछ मुख्य फीचर जो कि उद्देश्य का प्रस्ताव में जिन्हें देखकर या जिन लक्ष्यों को निर्धारित करके, देखो उद्देश्य का प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य का प्रस्ताव उद्देश्य यानी कि लक्ष्य है, जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर संविधान की रचना की गई।
तो उन लक्ष्यों के बारे में लोगों को एक ही पेज, दो पेज में पता चल जाए, इसलिए प्रस्तावना की रचना हुई है कि हमारे देश के संविधान में अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो पूरा संविधान पढ़ने के बजाय थोड़ा सा ही संविधान पढ़ के आइडिया जान जाए कि हमारा देश का संविधान किस प्रकार से, किन लक्ष्यों को, किन आदर्शों को, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लिखा गया। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया? प्रस्तावना यानी कि ट्रिगर। ठीक है, सारे आदर्श है प्रस्तावना में? क्या सारे आदर्श है? नहीं। क्या मुख्य आदर्श है? हाँ। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या सारे आदर्श आ सकते थे? नहीं। 3 से 95 आर्टिकल है, आज के डेट में 470 आर्टिकल है। कैसे सारे आदर्श निहित करते एक पेज के संविधान? क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। कहीं प्रस्तावना में लिखा है सार्वभौमिक वास अधिकार? हमारे संविधान का फीचर है, हमारे राजतंत्र का फीचर है कि सबको वैध मताधिकार है, सब बराबर है। अरे बोलो, क्या प्रस्तावना में कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं संसदीय अध्यक्ष प्रणाली बनेगी, कौन सी बनेगी, कौन सी नहीं? क्या प्रस्तावना में कहीं लिखा हुआ है कि पीएम की पोस्ट, प्रधानमंत्री का पद राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति के पद से ज्यादा शक्तिशाली होगा? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होता है, ऐसा देखा गया। क्या मेरी बात सुन रही? अरे बोलो, क्या प्रस्तावना में कहीं लिखा हुआ है कि केंद्र राज्य के अधिकारों का हरण कर सकती है विशेष स्थिति में, आपातकाल में? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संविधान में प्रैक्टिस होता है। संविधान का इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फीचर भी संविधान के प्रस्तावना में जगह नहीं पा सकते, इसलिए बहुत सोच समझ के कम शब्दों में बनाया गया है बायोडेटा। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। अरे बोलो, इतना समझ में आ गया? चलो नोट करो, इतना लिखो। लिखो, संविधान की प्रस्तावना मुख्यतः संविधान में निहित, संविधान की प्रस्तावना मुख्यतः संविधान में निहित लक्ष्यों, आदर्शों, और मूल्यों का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। हालांकि का प्रतिबिंब समझते हो ना? रिफ्लेक्शन। ठीक है। हालांकि संविधान में लिखित या छुपी या छिपे लिखो, छिपे हर एक सिद्धांत, हालांकि संविधान में लिखित या छिपे हर एक सिद्धांत प्रस्तावना में व्यक्त नहीं किए गए, प्रस्तावना में व्यक्त नहीं किए गए, फिर भी प्रस्तावना मुख्य लक्ष्यों को रेखांकित करने का कार्य करती है। मुख्य लक्ष्यों को रेखांकित करने का कार्य करती है। ठीक है। प्रस्तावना के बारे में अभी पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे, पहले एक और चीज सीखेंगे हम लोग। ये क्या है करके नहीं पूछो अभी है, इतनी मुश्किल से बनाता है। कौन तुम्हें ज्यादा बहादुर लग रहा है?
ये ज्यादा शक्तिशाली कौन लग रहा है? ये वाला पक्का कि ये अरे भाई इतना साफ बनाया है, ये और ज्यादा बढ़ा के शक्तिशाली लग रहा है। जब चाहेगा इससे मसल देगा। अगर इन दोनों में युद्ध होगा कौन जीतेगा? बी जीतेगा ना। बस ठीक, बस यही बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। एक बार अलादीन नाम के एक युवक के अंदर किसी कीड़े ने हलचल की। हाँ, अरे ज्यादा देखना नहीं है, सुनना ही है ज्यादा। ठीक है, चलो बंद कर दो, अभी दोबारा खुल ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अलादीन नाम का युवक सामान्य तौर पर एक अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा था, सामान्य पथ पे चल रहा था, रोज अपना रोटी खाना जुगाड़ कर रहा था। बहुत सिंपल सी बात है ना। एक दिन उसके अंदर आ गई थोड़ी सी पथ बदल कर चलने की शक्ति। पथ बदल कर चला तो उसे मिल गया एक क्या? गुफा। अरे अभी नहीं, पहले गुफा मिलेगी, फिर खुलजा सिमसिम होगा। याद आ रहा है? खुलजा सिमसिम, बंद होगा सिमसिम टाइप ऑफ चीज होगी। उसके बाद वो आगे जाएगा, उसे वहां कई सारी चीजों में मिल जाएगा एक चिराग। अलादीन का चिराग नहीं, चिराग ही मिलता है। ठीक है, एक चिराग मिल जाएगा। चिराग को गलती से अलादीन क्या करेगा? रगड़ देगा। और चिराग जब रगड़ेगा तो बाहर कौन आएगा? जिनी, जिन। मेरी बात समझ? जिनी कैसे आएगा? बहुत भयानक रूप। अलादीन 4 फुट 6 इंच, समझ रहे हो ना? जिनी 12 फुट 15 इंच, मत समझ रहे हो? बहुत बड़ा। क्या मेरी बात क्लियर है? अलादीन कितना दुबला पतला, वीक, कमजोर। जिनी किस तरह का? चाहे तो चुटकियों में क्या कर दे? अलादीन को मसल दे। मसल देना तुरंत, चाहे तो जब चाहे तब, जिस दिन चाहे उस दिन। 1 सेकंड लगेगा, ऐसे पकड़ेगा बस, अलादीन खत्म। लेकिन फिर भी अलादीन क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या हुक्म है मेरे आका। मेरी बात समझ? अलादीन इतना शक्तिशाली, जो मन करे वो पैदा कर दे, जो मन करे वो कर दे, चाहे वो तुरंत मसल दे। अलादीन मेरा ये क्यों बोल रहा है? क्या हुक्म होगा मेरे आका? क्यों बोल रहा है? क्योंकि अलादीन के पास चिराग है, इसीलिए जिनी उसके कंट्रोल में। भाई जिनी बोल रहा है ना क्या हुक्म मेरे आका, उसे अपना आका मान रहा है, इसे अपना, समझ रहा है ना, राजा मान रहा है। जो तुम बोलोगे वो हम करेंगे, हम तुम्हारे गुलाम हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अलादीन के पास ब्रह्मोस है, अलादीन के पास हर तरह की मिसाइल है, S-400 है। अलादीन के पास दुनिया भर की पुलिस सेवा है, सिविल सेवा। मेरी बात समझ? फिर भी अलादीन गुलाम है किसका? सॉरी, अलादीन कह रहा हूं यार, जिनी के पास हर तरह की शक्तियां हैं, है ना? लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन हो रहा है। जिन या जिनी के पास हर तरह की शक्तियां हैं, फिर भी गुलाम किसका है? अलादीन का। और गुलाम क्यों है? चिराग की वजह से, है ना? बस यही रिश्ता होता है नागरिक, संविधान और सरकार या राज्य का। सरकार बहुत शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली, जिस दिन चाहे उस दिन तुम्हारा पुलिस की रेड करवा दी। सरकार के कंट्रोल में मिलिट्री की कितनी फोर्स है? BSF, समझ रहा हो ना? अरे असम राइफल, BSF, हर तरह की फोर्स है सरकार के नियंत्रण में। हमारी कोई बिसात है सरकार के सामने? नहीं है, समझ रहे हो ना? लेकिन सरकार क्या बोल रही है? क्या हुक्म है मेरे आका। क्यों बोल रही है? क्योंकि हमारे पास क्या है? संविधान, जिससे हम डायरेक्टली सरकार को तो नहीं,
लेकिन जिसके तहत हम सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में? नहीं समझ में आएगा? समझ में आ गया? यानी कि संविधान एक तंत्र है जिससे जिम्मी रास्ते पर रहेगा, जिम्मी कभी नागरिकों का, अलादीन का अहित नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जिम्मी के पास असीम शक्तियां, असीम शक्तियां हैं, फिर भी वह सीमित शक्ति का ही उपयोग कर सकता है, इतनी ही शक्ति का उपयोग कर सकता है जिससे अलादीन का नुकसान ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरह की सरकार को, इस तरह की शक्तिशाली सरकार को असीमित शक्तियां तो हैं, लेकिन उपयोग नहीं कर सकता। ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे? सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। और यह सीमित सरकार बनती कैसे है? संविधान की वजह से बनती है। संविधान खड़ा है नागरिकों और किसके बीच में? अरे जिन्हीं के जा रहे हो, समझ रहे हो? संविधान खड़ा है अलादीन और जिन्हीं के बीच में, या फिर नागरिकों और सरकार के बीच में। नहीं समझे बात? अरे बोलो, नहीं समझ गए? चलो, सीमित सरकार यानी कि सरकार की शक्तियों की सीमा रेखाओं का निर्धारण, यह एक तरह का ऐसा गुण है जिसे हम बोलते हैं संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधान लिख देना संवैधानिकता नहीं है। संविधान के फीचर, संविधान की विशेषताएं संवैधानिकता नहीं है। समझ रहे हो ना? संविधान में लिखे हुए उद्देश्य, निर्देश, लक्ष्य, सिद्धांत, मूलभूत बातें संवैधानिकता नहीं है। संवैधानिकता है क्या? सीमित शक्तियों वाला सरकार। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? संवैधानिकता यानी कि एक ऐसा संविधान, एक ऐसा गाइडलाइन, एक ऐसी रूल बुक जो कि सरकार को नियंत्रण में रखे, ना केवल सरकार को नियंत्रण में रखे, इनका भी नियंत्रण चेक करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो संवैधानिकता ना केवल सरकार को, मुख्यतः सरकार को, 90%, 95% फोकस है सरकार पर। व्यक्ति क्या कर लेगा? व्यक्ति के पास, अलादीन के पास कुछ है? देखो अलादीन को एक बार देख लो पहले ध्यान से। किसी को तुमने से खड़ा करवा दे क्या? समझ आ रहा है? अरे बोलो, ठीक है? कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी ये रास्ते बेरास्ते ना चले जाएं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इसलिए भी संविधान लिखा गया है। लेकिन ज्यादा हक, ज्यादा नियंत्रण किसे में रखना है? सरकार को। इसी को बोलते हैं संवैधानिकता, जो कि एक सीमित सरकार का निर्माण करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करोगे? देखो, इस बातों को बहुत डिटेल में, एक एक क्लास, दो क्लास चाहिए इसे समझाने के लिए। मैं बहुत जल्दी जल्दी ये सब एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है? नोट करो, हमारे पास क्लास की बहुत कमी है, ठीक है? तो जल्दी नोट करो, एकदम नोट करो। संवैधानिकता, हाँ नोट करो। संवैधानिकता सरकार की सीमा रेखाओं का निर्धारण करती है और एक सीमित सरकार बनाती है। इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है? एक सीमित सरकार का निर्माण करती है, ठीक है? क्या बन गया बच्चों? बना दे, 4 मीनार हो गए खड़ी हुई ताजमहल, ठीक है? सही राजी वाला है, ठीक है? ताजमहल जब बना, ठीक है, शाहजहां ने घोषणा की, क्या घोषणा की? ताजमहल बनवाने वालों को रिवार्ड देंगे, है ना?
फ्री में राशन, फ्री में लड्डू, जो मन करे वो ले जाओ, बस ताजमहल जैसा हम चाहते हैं वैसा बना दो। बनने के बाद शाहजहां मुकर गया, है ना, कह रहे भाई बहुत खूबसूरत, कमाल कर दी भाई, अब तो हाथ काटना पड़ेगा। क्या मेरी बात सुन भाई? शाहजहां का संविधान, शाहजहां का संविधान उसके मुंह से निकली हुई बातें थी, यानी कि शाहजहां अपनी सरकार में लेजिस्लेटर यानी कि विधायक, समझ रहे हो, विधान के नियम बनाने वाला, कार्यपालिका और जुडिशरी, तीनों था। शाहजहां अपने राज्य में विधायिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, तीनों अपने हाथों में रखा था, और तीनों अपने हाथों में रखने की वजह से वह जब चाहे विधान को अपने अनुसार बदल सकता था। क्या यह एक संवैधानिक सरकार, संवैधानिकता को फॉलो करने, अनुसरण करने वाली सरकार का गुण है? नहीं। नागरिकों के अधिकार कहां गए? नागरिकों की स्वतंत्रता कहां गई? जिन लोग के हाथ काटने जा रहे हैं वही तो नागरिक है। मेरी बात सुन रहे? तो अगर संवैधानिकता फॉलो हो रही होती, उसका अनुसरण हो रहा होता, तो क्या शाहजहां हाथ काट पाता? नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, गद्दाफी का नाम सुने? गद्दाफी, लीबिया का तानाशाह। हमने कहते हैं अगर देश संविधान से चलेगा, हम कहते हैं देश अगर संविधान से चलेगा तो सरकार प्रॉपर काम करेगी, लेकिन गद्दाफी संविधान के तहत ही काम कर रहा था। गद्दाफी संविधान के तहत ही काम कर रहा है, लेकिन लोगों को परेशान कर रखा था लीबिया ने, ऐसा रिपोर्टें आई, ऐसा पता चला। क्या नई बात क्लियर है? जिस संविधान का उपयोग कर रहा था उसका नाम क्या था? ग्रीन बुक। और मजेदार बात क्या है, यह संविधान लिखा किसने था? लोगों के द्वारा निर्मित नहीं था। किसके द्वारा निर्मित था? गद्दाफी के द्वारा। तो केवल संविधान का होना ही संवैधानिकता नहीं लाता है। एक ऐसा संविधान जो कि नागरिकों के द्वारा लिखा जाएगा, वह नागरिकों के हितों की बात करेगा, वह नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करेगा, वह सरकार से नागरिकों को सुरक्षित रखेगा। संविधान तो यहां भी था, संविधान तो शाहजहां का भी था, लेकिन ये लोग अपने संविधान को जैसे मन करे वैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। क्या मेरी बात सुनना आ रही है? अरे बोलो, मेरी बात सुन रहे? संविधान इसके पास भी है, इसके संविधान का नाम था ग्रीन बुक। लेकिन क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में लिखा गया संविधान था? क्या लोगों ने से लिखा था? क्या उसके ऊपर लिखा था हम भारत, हम लीबिया के लोग यह संविधान आत्मार्पित कर रहे हैं? नहीं लिखा था। उसे लीबिया के लोगों ने लिखा ही नहीं। वो संविधान व कानून लिखने वाला कौन था? खुद वही राजा जो इन लोगों का, समझ रहे हो ना, जो इन लोगों का शोषण कर रहा है, अपने राज्य के लोगों का शोषण कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो संवैधानिकता का पहला गुण केवल संविधान की रचना नहीं है, लोगों के द्वारा लिखे गए संविधान की रचना है, कि लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अ डेमोक्रेटिकली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक रूप से लोगों के द्वारा निर्मित संविधान हो, वह तय करता है कि सरकार अपनी सीमा रेखाओं के अंदर काम करेगी। नहीं समझ रही बात? आगे तो नोट करोगे संवैधानिकता के गुण, शॉर्ट में लिखोगे जल्दी, ठीक है? संवैधानिकता के गुण मतलब यही, अगर ऐसा है तो संवैधानिकता ज्यादा है, अगर ऐसा नहीं है तो संवैधानिकता कम है। पहला लिखोगे लोगों के द्वारा लिखा गया संविधान, शॉर्ट में लिख लो लोक रचित संविधान, लोक रचित संविधान। लोक रचित संविधान। दूसरा नोट करो, शाहजहां की ओर देखो। शाहजहां अपने गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव भी हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, जुडिशियल हेड है। क्या शक्तियों का केंद्रीकरण है कि विकेंद्रीकरण है? केंद्रीकरण है। मेरी बात सुन रहे? शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियां जिसके हाथ में जितनी ज्यादा हो जाएंगी, क्या
यह संभावना ज्यादा नहीं हो जाएगी कि ऐसा ऐसा राजा या ऐसा व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा? हो सकता है लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड हो सकता है लोगों के द्वारा ही चयनित हो, लोग ही उसे शक्ति दे रहे हैं। उसके संविधान में ही उसका लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल हेड, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का अध्यक्ष, सर्वोच्च अधिकारी एक ही व्यक्ति होगा, जिसका संविधान में लिखा हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन ऐसे लिखे हुए संविधान में क्या वह व्यक्ति जिसके पास या तीनों तरह की शक्तियां होंगी, क्या उसकी तानाशाह बनने की संभावना नहीं रहेगी? रहेगी। यानी संवैधानिकता का दूसरा नियम शक्तियों का, नोट करो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण या बंटवारा। शाहजहां, लेट अस सपोज उसके पास जुडिशरी, न्यायपालिका की शक्ति नहीं होती, बाकी शक्तियां होती, उसके पास कानून बनाने की भी शक्ति है, कानून पारित करके उसे लागू करवाने की भी शक्ति है। उसने कानून बना दिया कि लोगों के हाथ के गहने बनवा के मैं से माला बनवा के टांगूंगा। मेरी बात सुनाई? ताकि लोगों में दहशत, सपोज कर ले रहे हैं एक बार, मेरी बात सुनाई? ऐसा कुछ हो गया, लेकिन लोग अब उसके खिलाफ, अगर वो केवल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हेड है, जुडिशियल हेड नहीं है, न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी नहीं है, तब तो लोग इसके दिए गए कानून के, इसके बनाए गए कानून के खिलाफ जा सकते हैं न्यायपालिका में, है ना? अगर यह जुडिशरी का भी हेड होता, न्यायपालिका का भी सर्वोच्च अधिकारी होता, तो लोग इसके पास नहीं जाते, लोग पैदल लेके जाएंगे दोबारा से। समझ रहे हो? ये हाथ काट लिया और कंप्लेन करने उसी के पास जाएंगे, उसी के दरबार में। राजे साहब एक बहुत बड़े बदमाश आदमी ने हमें सजा दी, पुरानी फिल्म में। कमिश्नर ऐसे बैठा हुआ है, कमिश्नर जी हमें एक आदमी ने परेशान किया। किसने? समझ गए? हम ही तो वो आदमी ने तुम्हें परेशान किए थे, हम ही तो अपना गाड़ी चढ़ा के आए तुम पर। समझ रहे हो ना? वही शाहजहां अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हेड होता तो लोग उसके पास जाते, शाहजहां परखता कौन? समझ गए? लेकिन जिस व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, न्यायपालिका किसी और के अधीन है, समझ रहे हो ना? कार्यपालिका किसी और के अधीन है, विधायिका किसी और के अधीन है, वहां पर लोग जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? इन तीनों शक्तियों और इन तीनों के सर्वोच्च अधिकारियों के बीच में एक संतुलन, जांच और संतुलन की शक्ति बनी रहेगी। जांच और संतुलन क्या होता है कि अगर एक गलत करेगा दूसरा सही कर रहा होगा। अगर शाहजहां ने कुछ गलत किया तो न्यायपालिका बोलेगी नहीं भाई गलत कर रहे हो आप, भले ही राजा हो, लेकिन ये गलती है आपकी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात से नहीं? तो संवैधानिकता में सरकार को सीमा रेखा में बांधने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी तो जरूरी है। सरकार के अगर एक ही अंग के पास, सरकार के अगर एक ही अध्यक्ष के पास सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा तो ऑफकोर्स सरकार कैसी हो जाएगी? तानाशाह हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, समझ आ गया? चलो नोट करोगे? दो नोट कर लिया ना? तीसरा नोट करो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है संवैधानिकता के लिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब देश तानाशाह, देश की सरकार, देश की व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ गई। ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कुछ गलत हुआ तो लोग इसके पास आ सके, इसके पास कंप्लेन कर सके कि आप हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपका गठन हुआ था, आप कहां पर, आप क्यों सो रहे हैं शाहजहां, हमारा हाथ कटा ले जा रहा है। क्या मेरी बात सुन आ रही है? मैं बोलो, क्या मेरी बात सुन आई? इसीलिए न्यायपालिका हर हाल में स्वतंत्र होनी चाहिए, निरपेक्ष होनी चाहिए।
विधायिका से, कार्यपालिका से समान दूरी पर होनी चाहिए। मेरी बात समझ, जितनी ज्यादा दूरी न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका में बनी रहेगी, स्पेशली न्यायपालिका के साथ जितनी ज्यादा दूरी कार्यपालिका और विधायिका की बनी रहेगी, उतना ज्यादा देश में संवैधानिकता का विस्तार हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? उतना ज्यादा देश में नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। नहीं समझ आई बात? समझ में आ गया? चौथा पॉइंट नोट करो, चौथा गुण, कानून का शासन। कानून का शासन, ठीक है? अभी तो समझ चुके हो ना? जय जयकारा जय जयकारा स्वामी लेना नाम हमारा, ये तो है ना गाना महेशवती में, नहीं है? बाहुबली टिंग डिंग डिंग टिंग, सुने? क्यों आता है गाना? बाहुबली कितना शक्तिशाली है यह दर्शाता है। लेकिन बाहुबली चलो वहां शक्तिशाली है, वहां लोगों का मत भी उसके साथ है। मेरी बात सुनाई? लेकिन क्या ऐसे बाहुबलियों की कमी होगी देश में? ऐसे बाहुबली नवाबों की, राजाओं की, महाराजाओं की कमी होगी देश में, जो जो लोगों का मत प्राप्त करके, या लोग जिनके खिलाफ हो, जो लोगों के मताधीन होकर ना आए हो, या लोग उनके ही खिलाफ हो, लेकिन लोग भी कुछ कर क्यों ना पा रहे हो? क्योंकि सैन्य व्यवस्था है ना, पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ, सारा का सारा किसके अधीन है? राजा के अधीन है। तो लोग कैसे कुछ कर पाएंगे? क्या मेरी बात क्लियर है? जब राजा ने बोल दिया तब कानून बदल गया। अभी तक दुनिया भर की लड़कियों को छेड़ रहे थे, तब कुछ नहीं कानून लग रहा था, है ना? देव सेना को छू लिए, समझ रहे हो? तो हाथ काटने की जगह गला काट दिया। या तो पहली लड़की को छेड़ा तभी कानून बदल जाना चाहिए था। ये देव सेना के लिए अलग कानून चल रहे हैं महेशवती साम्राज्य में। मेरी बात सुन रही? अरे बोलो, क्या मेरी बात सुन रही? मेरा वचन ही है शासन। तो कानून कहां है? अगर आपका वचन है शासन, तो कानून कहां है भाई? कल आपको किसी का शक्ल नहीं पसंद आएगा, किसी को चोटी नहीं पसंद आएगा, किसी का कपड़ा नहीं पसंद आएगा, उसे कटवा दोगे? कानून कहां रह गया? राजा बोलेगा मेरा राजकुमार है ना, ये 10 लोग को मार दे, माफ है ना? तुम किसी का नाखून भी काट लोगे, या तुम बार बार तुम नाव की काम कर रहे हो, तुम किसी का बाल हम तुम्हें कटवा देंगे? मेरी बात, तुमने मच्छर ही मारा तो 10 लोग तो फांसी करवा देंगे तुम्हें? ये कानून है? नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? जब कानून राजा लिखेंगे तो ऑफकोर्स कभी भी वो चेंज कर लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे, कभी भी देव सेना को बाकी प्रजा के कंपैरिजन में ऊपर बता देंगे। अरे बोलो, क्या मेरी बात सुन रही? भल्लाल देव के लोग तो बहुत पहले से जाति कर रहे थे, लोगों के ऊपर जाति कर रहे, मारपीट कर रहे थे, वो प्रभास को नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी बात सुन रही? समझ आ रहा है? लेकिन इनके साथ तो सॉन्ग शूट करना है रोमांटिक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए उन्हें बस उनका ही हित दिखाई दे रहा है। देवसेना, हमारी देवसेना कैसे कह दिया, बाकी दुनिया भर की लड़कियां भाड़ है, हमारी देवसेना कुछ अरे हाथ नहीं गाला काट देंगे, है ना? अभी तक जो जातियां हो रही है वो सब गई तेल ले। अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ आ रही है? कानून का शासन कहां है? नहीं। कानून यानी कि जिसके नजरों में सब बराबर है, चाहे राजा, राजकुमारी या कोई भी, या आम नागरिक। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है? जितनी प्रमुखता से कानून का शासन किसी देश में फॉलो होगा, अनुसरण किया जाएगा, उतना ही उस देश में संवैधानिकता सुरक्षित रहेगी, उतना ही देश में लोग सुरक्षित रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो चौथा गुण क्या हो गया? कानून का शासन। नोट कर लोगे? एक बस लाइन नोट कर लो, बस लास्ट लाइन नोट करो। संवैधानिकता ना केवल सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखती है,
साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ लोगों को गैर जिम्मेदार और इनडिसिप्लिन, क्या बोलेंगे, अनुशासनहीन, ठीक है, बनने से रोकती है, अनुशासनहीन बनने से रोकती है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। संविधान के एक और फीचर की बात करने वाले हैं, बहुत बहुत जरूरी फीचर। संविधान कैसा है अपने देश का? अच्छा, लोकतांत्रिक, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा सही है। लिखित या अलिखित? पक्का? अलिखित संविधान क्या होता है? मौखिक? एक बात लिखी हुई है, बड़ा ध्यान से अगर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा, लिखा रहता है हमारे देश का संविधान सबसे विस्तार पूर्वक लिखा गया लिखित संविधान है। इस बात पर जोर दिया गया कि लिखित संविधान है। क्या इस बात का यह मतलब है कि बाकी कोई ऐसा भी देश है जहां पर मौखिक रूप में संविधान चल रहा है? एक साथ नहीं है। हाँ, और वेरी गुड, ठीक है। असल में दो तरह के संविधान किसी देश में हो सकते हैं, मतलब अलग अलग देशों में अलग तरह के संविधान होते हैं, दो तरह के संविधान हो सकते हैं, या तो लिखित या तो अलिखित। लिखित संविधान यानी कि सारे रूल, सारे लॉज, सारे अधिनियम, नियम सब एक जगह, सारे प्रावधान एक ही बार में एक जगह लिखे हुए संकलित। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान का लिखित होना यानी कि कानूनों का एक ही बार में संकलित अवस्था, संकलन। और संविधान का अलिखित होना उसकी मौखिक अवस्था नहीं है कि लोग रट कर आ रहे हैं पार्लियामेंट में कि अनुच्छेद में ये लिखा था। मेरी बात सुन रही? संविधान का अलिखित होना मतलब क्या होता है? कानून नियमों का ऐसा संकलन जो कि एक ही संकलन नहीं है, हर बार कोई नई सरकार आती है और कुछ नया कानून ले आती है और वह कानून भी संविधान का हिस्सा बन जाएगा। वह संविधान, समझ रहे हो, वह नया कानून भी संविधान का हिस्सा बन जाएगा और उसका भी वही स्टेटस रहेगा जो पूर्व लिखित कानूनों का है। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां कानून एक संकलन में ना हो, समझ आ रहे हैं, वहां ऐसे देश में या ऐसे संविधान को बोलते हैं अलिखित संविधान। दोबारा और अच्छे समझते हैं, जहां पर लिखित संविधान होता है वहां पर दो तरह के कानून हो सकते हैं, एक संवैधानिक कानून या संवैधानिक नियम और एक असंवैधानिक। अरे एक संवैधानिक, ठीक है, असंवैधानिक नहीं, अरे वाह, एक विधिक नियम, विधिक नियम स्टेट्यूटरी लॉ बोलते हैं। मेरी बात सुन रहे? बहुत सारे एक्ट, हर इतने सारे एक्ट पास होते हैं, क्या हर एक्ट, क्या हर आया हुआ अधिनियम संविधान में संशोधन कर देगा, संविधान में जुड़ता जाएगा? रोज तो बहसें हो रही है संसद में, क्या वह सारी चीजें जो एक्ट पास हो रहे हैं, जो बिल पास हो रहे हैं, सब कुछ जुड़ता ही रहेगा, जुड़ता ही रहेगा? नहीं। तो हमारे देश में या जिस देश में लिखित संविधान होता है वहां दो तरह के प्रावधान, दो तरह के नियम हो सकते हैं। एक वह जो संविधान में संशोधन करके लाए जा रहे हैं या संविधान के आधार पर बनाए गए कानून यानी कि संवैधानिक कानून, और दूसरे जिसके बनाने के लिए केवल पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया है, केवल संसद में एक कानून लाया गया है और वह बॉडी बना दी गई है। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग। नीति आयोग आया, बनाया गया, 2014 में संकल्पना की गई, 2015 के 1 जनवरी से शायद लागू हो गया। मेरी बात सुनाई? अब जब यह लिखा गया नीति आयोग, तो क्या इसे बनाने के लिए या इसे भारतीय राजनीतिक इकाइयों में जोड़ने के लिए क्या संविधान में
कोई बदलाव करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। क्या मेरी बात समझ आई? उसके पहले योजना आयोग, क्या योजना आयोग जब आया था, जब बनाया गया था, तो क्या संविधान में कोई बदलाव किया गया था? नहीं किया गया था। मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, ठीक है। तो जिस देश में लिखित संविधान होता है, वहां नियम कानून की दो श्रेणियां होती हैं। एक वह कानून जो संविधान के नाम पर आधारित है, संविधान के आधार पर आधारित है, या फिर संविधान के संशोधन की वजह से आए हुए। मेरी बात समझ? दूसरे वह कानून जो कि सीधे संसद से पास होकर एक्ट के रूप में, अधिनियम कानून के रूप में आ जाते हैं। उसके लिए किसी तरह के संवैधानिक सुधार की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? किसी तरह के संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यह वही संभव है जहां पर किस तरह का संविधान है? लिखित संविधान है। एक ऐसे देश में जहां हर पास हुआ नियम, हर पास हुआ कानून, 2014 में जो पास हुआ था आर्टिकल बिल, वो भी संविधान का हिस्सा बन गया। फिर 2015 में जो पास होगा वो भी संविधान का हिस्सा, फिर 2016 में जो कुछ पास हुआ वो भी संविधान का हिस्सा। क्या एक ऐसे देश में जहां अलिखित संविधान है, जहां संकलित संविधान नहीं है, वहां पर जो भी लॉ, जो भी कानून आ रहा है, समझ रहे हो ना, वो दो तरह के नहीं है, एक ही तरह के। वह सारे कानून किनके द्वारा पास हैं? पार्लियामेंट के द्वारा। क्या मेरी बात क्लियर है? जब नए कानून आएंगे और उन कानूनों में लिखा रहेगा कि पुराने कानून निरस्त किए जा रहे हैं, तो बिना किसी परेशानी के वो पुराने कानून आराम से निरस्त किए जा सकते हैं, बिना किसी अलग से संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के। क्या मेरी बात क्लियर है? एक ऐसा देश, ठीक है, जहां पर लॉ, जहां पर कानून, अधिनियम लचीली अवस्था में होते हैं, जिनमें आराम से फेरबदल मुमकिन है। समझ रहे हो ना? जहां पर जो सरकार चुनकर आई है उसका अपने पूरे संविधान को बदलने का हक है। उन्होंने उठाए पूरे नियम, 2026 में नई गवर्नमेंट आई ब्रिटेन में, और उसने उठाया पुराने सारे नियम काट दिए, सब गलत, हम नए नियम लिखेंगे। बस कर दे सारे नियम, नया संविधान लिख देंगे लोग। मेरी बात सुन रहे? संसद से पास हर एक चीज जहां संविधान का अंग बन जाती है, वो अलिखित संविधान। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? अलिखित संविधान जहां दो अलग अलग तरह के कानून नहीं है, जहां एक ही कानून जैसे पार्लियामेंट से पास हुआ वो भी संविधान का अंग बन गया। ठीक है? किसी एक दिन नहीं बना है। अब बताओ सोचकर, क्या यह संविधान किसी एक दिन बना है? क्या एक दिन बनकर तैयार हुआ है? नहीं। हर एक नई आती हुई सरकार नया प्रावधान ला रही है, नए कानून ला रही है, और जैसे ही वो नए कानून आए वो नए संविधान का भाग बन गए, बिना किसी संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया या बिना कुछ बड़ा फेरबदल की। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। तो यह एक दिन नहीं बना है। क्या मेरी बात क्लियर है? और यह एक दिन नहीं बना है, अलिखित है। इसमें संविधान की सर्वोच्चता तब थी जब संविधान को बदलना मुश्किल था। जब चुनी हुई सरकार ऐसे ही संविधान को नहीं बदल सकती, उसे बहुत सारे लोगों का राय, मशवरा, ओपिनियन लेना पड़ेगा, उनके बहुमत को साबित करना पड़ेगा कि हाँ संवैधानिक संशोधन या प्रक्रिया है और इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ गए ना? जहां संविधान कठोर है, कम लचीला है, जिसमें फेरबदल करना आसान नहीं है, वहां संविधान की सर्वोच्चता होगी। यानी लिखित संविधान वाले हर एक देश में संविधान ही सुप्रीम बॉडी है, सर्वोच्च। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन एक ऐसा देश जहां अलिखित संविधान प्रैक्टिस में है, वहां पर आने वाली सरकार बड़े आराम से पुराने पूरे नियम कानूनों को चाहे तो खारिज कर दे सिरे से, नए कानून ले आए, नया संविधान लिख दे। अब जहां पर संविधान कानूनों की रचना इतनी आसान है, क्या वहां पर संविधान की सर्वोच्चता रह गई या फिर संसद की सर्वोच्चता, संसद की संप्रभुता आ गई? संसद की संप्रभुता, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर अलिखित संविधान प्रैक्टिस किया जाता है, वहां संसद संप्रभु होती है। जैसे क्या बोल रहे थे बेटे? समझ में आ गया? अरे बोलो, मेरी बात समझ में आई? क्योंकि बातें कितनी बड़ी हैं, लेकिन 2-2 लाइन लिख के जाएंगे हम लोग।
बस लिख लो जल्दी से, लिखित अलिखित। ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे भाई, तुम लोग छूट लगता है फिर। हाँ, संविधान का संविधानवाद नहीं संवैधानिकता। हाँ, एक ही चीज है, संविधानवाद संवैधानिकता में कोई अंतर नहीं, सेम। ठीक है, संविधानवाद वही संवैधानिकता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नोट करोगे, संविधानवाद और संवैधानिकता एक ही शब्द। ठीक है, कोई अंतर नहीं। क्या लिख रहे थे? लिखित अलिखित, लिखित अलिखित। ठीक है, अलिखित वाला भी लिखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलिखित लिखा है तो छोड़ दो ऐसा। ठीक है, यहां लिखो, सारे संकलित कानून एक जगह पर, सारे संकलित कानून एक पुस्तक के अंदर। ठीक है, एक जगह पर सारे संकलित कानून एक पुस्तक के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर नहीं, यहां पर लिखोगे हर सरकार द्वारा लाया गया, हर सरकार द्वारा लाया गया अलग अलग कानून, हर सरकार द्वारा लाया गया अलग अलग कानून। अलिखित में लिखोगे हर सरकार द्वारा लाया गया अलग अलग कानून संविधान का हिस्सा बनता जाता है। ठीक है, इसमें संविधान की रचना का कोई तिथि होगी? संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। अलिखित संविधान, ब्रिटेन का संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? कोई डेट नहीं। अरे रोज ही संविधान लिखा जा रहा है, रोज ही डिस्कशन हो रहा है, रोज ही कोई नया कानून, हर एक महीने में कोई नया कानून आ रहा है, वो संविधान का हिस्सा ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है। मेरी बात समझ आई? तो क्या किसी एक डेट में हुआ? नहीं। समझ आ रहे? इसमें सिद्धांत फिक्स रहेंगे, बदलते रहेंगे? फिक्स रहेंगे। इसमें सिद्धांत बदलते रह सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? नई सरकार आएगी, वो बोलेगी हमें ब्रेक्जिट कर जाना है, हमें यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना है, उसके सिद्धांत बदल गए। हमें इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करना है, हमें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपना सामान नहीं बेचना है, उसके सिद्धांत बदल गए। मेरी बात समझ आई? यहां पर सिद्धांतों को बदला जाना आसान है, यहां पर सिद्धांत लिखित है, और उन सिद्धांतों की रक्षा भी कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान में लिखित प्रावधान है, उनके सिद्धांतों की रक्षा कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। वो चेक कर रही है सरकार ने कोई बदमाशी तो नहीं की, इस बहाने से कोई सिद्धांत तो नहीं चेंज कर दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो। ठीक है, तो यह लिखित संविधान ज्यादा सिक्योर्ड है ना? एक ऐसे देश में लिखा गया जहां, जो अभी अभी स्वतंत्र हो रहा है, जहां नागरिक अभी इतने अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। हो सकता है कोई तानाशाही सरकार आ जाए और वह प्रावधानों को बदलने लगे, है ना? हो सकता है कोई तानाशाही सरकार आ जाए, वो बोले नहीं, समानता नहीं होनी चाहिए, लोग अलग अलग है, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इनके जॉब अलग अलग होने चाहिए, इनके व्यवसाय अलग अलग होने चाहिए, जाति अलग जॉब देंगे हमें। संविधान की मूल भावना बदल गई। क्या अपने यहां हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान कैसा है? लिखित। नागरिक जागरूक नहीं है, नागरिक को बेवकूफ बना सकते हैं, तो लिखित संविधान की आवश्यकता होगी ना, जहां पर लिखे गए कानूनों, लिखे गए नियमों, लिखे गए कायदों को आराम से कोई भी सरकार चेंज ना कर सके। मेरी बात समझ? कल को कोई नई सरकार आएगी, वो कहेगी ब्रिटेन में कि यार अभी तक सब कुछ गलत था, हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आ जाए, हो सकता है कह दे, वहां संभव है। क्यों? क्योंकि जो लिख दिया वही है। मेरा वचन तो नहीं, लेकिन मेरा लिखा हुआ ही है शासन। मेरी बात समझ? मेरा लिखा हुआ संविधान। मेरी बात समझ? लेकिन यहां पर संविधान लिखा हुआ इनके द्वारा नहीं है। संविधान में संशोधन का कुछ स्तर दिया गया है, कुछ अधिकार है संसद के पास, लेकिन इसका मतलब संसद के पास इतना भी अतिरेक अधिकार नहीं है कि वो पूरी का पूरा संविधान या संविधान की मूल भावनाओं को बदल दे।
मूल सिद्धांतों को बदल दे, मूल लक्ष्यों मूल आदर्शों के साथ खिलवाड़ कर ले, इतना अधिकार सरकार का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान। सरकार से भी ऊपर कौन है? संविधान। पीएम सीएम डीएम सबसे ऊपर कौन? संविधान। इनके देश में सबसे ऊपर कौन है? सरकार। मेरी बात सुन रही? सरकार की, संसद की संप्रभुता, संसद की सुपरमेसी। संविधान जब मन करेगा तब बदल देंगे। अब और दिमाग लगाते हैं, अब थोड़ा सा यूपीएससी लेवल पर जा रहे हैं। यूपीएससी पूछता है आपके हिसाब से, आपकी राय में, यूपीएससी में 2022 का क्वेश्चन, आपकी राय में ज्यादा बेहतर संविधान, ज्यादा लोकतांत्रिक शक्तियों वाला संविधान कौन सा है? लिखित या अलिखित? ज्यादा लोकतांत्रिक संविधान हमने नेहरू को नहीं चुना था, ना अंबेडकर को, ना मालवीय जी को, ना गांधी जी को। क्यों नहीं चुना था? हम तो 90 की पैदाइश है भाई, अभी समझ रहा हो ना? वो लोग कब के गए गुजर गए, हम अभी भी पैदा हुए, तुम लोग तो और नए हो। क्या मेरी बात सुन रही? किसके वोटिंग में गए थे तुम लोग? अंबेडकर को वोट किए थे, नेहरू को वोट किए थे, गांधी को वोट, गांधी तो खड़े नहीं होते थे, बात ही खत्म है। मेरी बात सुन रही? किसी को वोट किए थे इनमें से, तो इनके द्वारा लिखित कानूनों से क्या चल रहा हो? क्योंकि उस समय की जनता ने इन्हें चुनाव किया था, हमने तो नहीं चुना था ना। तुम्हारे पिताजी के पिताजी ने किसी आदमी को चुना था कानून लिखने के लिए। कोई जरूरी है कि वह कानून ऐसा लिखकर दिया हो जो तुम्हारे भी हित में हो? नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि संसद के पास अधिकार है, इसीलिए संसद को अधिकार दिया गया है कि संविधान में कुछ हद तक संशोधन किया जा सके। मेरी बात सुनाई? लेकिन ब्रिटेन में आज के 50 साल पहले कोई नियम लिखा था? वो 50 साल पहले के नागरिकों के हितों को ध्यान में रख के लिखा गया था। आज की जनता ने किसी और सरकार को चुना। उस सरकार का यह कर्तव्य है कि उन नागरिकों के अधिकारों, उन नागरिकों के हितों के बारे में सोचकर नया संविधान निर्मित करे, नए लॉज लाए। क्या मेरी बात क्लियर है? अब सोच के बोलो, कौन ज्यादा लोकतांत्रिक? अलिखित संविधान। क्योंकि संसद के चयनित सदस्य बड़े आराम से सरकार बनाकर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन तो छोड़ो, पूरा संविधान बदल सकते हैं। कहां पर? अलिखित संविधान, यानी कि सरकार की सर्वोच्चता, यानी कि संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता यानी कि नागरिकों की सर्वोच्चता। तुम्हारी सर्वोच्चता कहां है? तुम तो उन संविधान से चल रहे हो जो कि उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जो 70 वर्ष पहले, समझ रहे हो ना, पिताजी के पता नहीं 1-2-4 बार और के लगा लो, उनके द्वारा चुने गए लोगों। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि वो समझदार लोग थे, उन्होंने बातें भी ऐसी लिखी जिसमें बदलाव ना किया जा सके। साथ ही साथ कुछ हद तक संसद को संशोधन की अनुमति अनुच्छेद 368 के तहत दे दी। अरे बोलो, समझ आ रहा है? ठीक है। क्यों अनुमति दी? अनुमति ना देते तो क्या तुम संतुष्ट फील करते? तुम्हें बात फील नहीं होती, लेकिन क्योंकि तुम हो सकते हो पुराने जो लीजेंड्स हैं, लेकिन हो सकता है आने वाला 100 साल के बाद एक बच्चा पूछता कि गांधी जी इतने भी जरूरी नहीं थे, हमें तो इनसे अच्छा जो आवाज है वो अरिजीत सिंह का ही लग रहा है। क्या मेरी बात सुनना आ रही है? अरे बोलो, सुनना आ रहा है? या नेहरू इतने भी जरूरी नहीं थे यार, हम उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान क्यों माने? पूछ सकता है ना। इसीलिए संसद को अनुमति दी गई कि संविधान में कुछ हद तक संशोधन कर सके, लेकिन यह अनुमति भी एक सीमा के अंदर दी गई, क्योंकि इस बात का बड़ा डर था संविधान के निर्माताओं को कि एक ऐसी जनता जो कि जागरूक नहीं है, जो कि अपने अधिकार, अपने कर्तव्य नहीं जानती है, नहीं समझती है
है ना, उसे भावनाओं में बहा ले जाना, धार्मिक, जातीय, भाषाई, समझ रहा हो ना, हर तरह के बहाव में बहा ले जाना बड़ा आसान होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर कोई बहाव में बह गया तो संविधान बदल देगा। नहीं समझे बात? समझ रहा हो ना? अरे बोलो, ठीक है। आलिखित संविधान और बात करते हैं। आलिखित संविधान में प्रस्तावना होगी। आलिखित संविधान के क्या मूल्य वही रह गए जो आज के 70 साल पहले लिखे गए थे? तो प्रस्तावना में क्या होगा? प्रस्तावना में लिखा होगा सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष। हो सकता है आज का इंग्लैंड फॉलो कर रहा हो किसी धर्म को। मेरी बात सुन रही? प्रस्तावना में लिखा होता है कि किस दिन किस तारीख को यह संविधान लागू हो रहा है। इसमें संविधान को लागू होने की कोई एक डेट है आलिखित में? तो प्रस्तावना कैसी? मेरी बात सुन रही? लिखित संविधान में प्रस्तावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती। ये पॉइंट नोट किए? बैठो ऐसे ऐसे, अरे नोट करो, नोट करो सब, अभी टाइम कम है, सब पूरा 2:30 बजे, बिना कुछ पढ़ाई 2:30 बजा था। तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास के लिए बात चल रही है, देखते हैं कितना संभव हो सकेगा, लेकिन संडे को तो बहुत मुश्किल है, एक ही दिन मेरा छुट्टी मिलता है। ठीक है, देखते हैं। लिखो इस बात को, प्रस्तावना वाली बात लिखी। लिखित संविधान में लिखना प्रस्तावना हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अलिखित में नहीं ही होगी। क्या किसी एक दिन लागू हुआ है? लिखित लिखित हाँ, लिखित हाँ, अलिखित नहीं। ठीक है, और समझते हैं, मजा आ रहा है इसे पढ़ाने में। अच्छा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा ना। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्य के बीच में किया रहता है शक्तियों का वितरण। केंद्र सरकार के कुछ विषय होंगे, कुछ राज्य सरकार के विषय होंगे, पता ही है। अरे बोलो, पिताजी यानी संविधान निर्माता, समझ रहे हो, जब संविधान लिख रहे थे, जब वसीयत लिख रहे थे, समझ रहे हो ना, तो मरते मरते उन्होंने बोला घर बड़कू का, कार छोटकू की, खेत बड़कू का, दुकान छोटकू की। बंटवारा करके गए प्रॉपर, समझ रहा हो ना। रक्षा केंद्र का, पुलिस राज्य की, प्रॉपर बंटवारा किए। स्वास्थ्य राज्य का, समझ रहे हो। अरे बोलो, इंश्योरेंस डाक सेवा केंद्र की, प्रॉपर बंटवारा किया है ना। अरे बोलो, प्रॉपर बंटवारा किया है ना। प्रॉपर बंटवारा किया है, तेज बोला करो। प्रॉपर बंटवारा किया है। कब किया है? जब संविधान लिखित था तो इन प्रावधानों में बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन बंटवारा किया होता, बंटवारा खुद किया होता, लिखा होता घर, ऐसे लिखूं छोटकू बड़कू। छोटकू को क्या दिया था? कार। बड़कू को क्या दिया है? घर। छोटकू को क्या दिया है? दुकान। बड़कू को क्या दिया है? खेत। सब बंटवारा कर दिया, बहुत अच्छा बंटवारा किया, वाह मजा आ गया। लेकिन अंततः यही ऐसे स्टार बना के लिख दिया है, नोट। बड़कू जब चाहेंगे, बड़कू जब चाहेंगे तब छोटकू से मार के छीन लेंगे। बड़कू जो चाहेंगे वो ले लेंगे, समझ रहा हो ना। क्या छोटकू के पास सबको सामान बचेगा? बचने दोगे? हैं? नहीं, रोज ही कार लेके घूमोगे। क्या मेरी बात से नहीं कहोगे अपना खेत जो है वो कार से ही हम जोतेंगे इस बार? क्या मेरी बात सुन भाई?
हम तुम्हारी दुकान में ही अपना घर बनाएंगे, वहीं लूटेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? समझ में आ रहा है? केंद्र और राज्य के विषय संविधान निर्माताओं ने प्रॉपर बांट दिए और वह विषय, वह क्षेत्राधिकार बटे तब तक रहेंगे जब तक संविधान लिखित सर्वोच्चता के साथ होगा कि इसमें फेर बदलाव आसानी से नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अलिखित संविधान जिसमें बड़कू के पास ज्यादा प्रभावशाली शक्तियां होंगी, समझ रहा हो ना? संसद की सर्वोच्चता होगी। क्या बड़कू नई वसीयत नहीं लिख लेगा? लिख लेगा ना? बड़कू बोलेगा, पिताजी बोल के गए हैं, बड़कू जब चाहेंगे जो मन करेंगे वो करेंगे, तो हम नई वसीयत लिख ले रहे हैं, तुमसे सब छीन लेंगे। मेरी बात सुन आई? अरे बोलो। तो संसद की सर्वोच्चता इसमें, समझ रहा हो ना? और संसद की सर्वोच्चता होने की वजह से संघीय शासन प्रणाली इसमें नहीं हो सकती। संघीय, इसमें केंद्रीय शासन प्रणाली होगी, सेंट्रलाइज सिस्टम, केंद्रीकरण। क्योंकि बड़कू जब चाहेंगे तब छीन लेंगे, बड़कू नया विधान लाएंगे, पुराने संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बड़कू की सर्वोच्चता है ना अलिखित संविधान में, केंद्र की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है। तो बड़कू जब चाहेंगे राज्य सरकारों से राज्य के विषय छीन लेंगे, हड़प लेंगे। नहीं समझे बात? अरे बोलो, मेरी बात समझ? क्या संघीय प्रणाली प्रॉपर चल पाएगी? संघीय प्रणाली प्रॉपर चल सके उसके लिए विषयों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा जरूरी है, जरूरी है। समझ रहा हो ना? और वह संभव ही किसमें है? लिखित में, जहां पर बड़कू आराम से संविधान में, वसीयत में बदलाव करके सब कुछ अपने नाम ना रजिस्टर करवा ले। अरे बोलो, मेरी बात समझ आई? यहां पर तो बड़कू जब नया वसीयत लाएंगे तो पुराने वसीयत की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मेरी बात समझ आई? ऐसे में प्रांतीय सरकार, राज्य की सरकार, क्षेत्र की सरकार, स्थानीय सरकार केवल बड़कू के आदेश पर, केंद्र के आदेश पर नाचने वाली कठपुतलियां बनी रहेंगी। उसकी विधायिका की शक्ति नहीं होगी, उसकी कार्यपालिका की शक्तियां होंगी। जो बड़कू ने आदेश दिया वो हम निभाएंगे। लेकिन विधायिका की शक्तियां, खुद अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्तियां, समझ रहा हो ना, वो बचेगी नहीं। कैसे नहीं बचेगी? क्योंकि केंद्र बचने नहीं देगा। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि केंद्र नया कानून लाएगा, पुराना कानून का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ गए? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? चलो ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान में क्योंकि संसद की सर्वोच्चता है, इसीलिए संघीय सरकार ना चलकर एक केंद्रीय सरकार चल रही होती है, एक सेंट्रलाइज्ड सरकार चल रही होती है, जिसके हाथ में असीमित शक्तियां होती हैं, अलग अलग विषयों पर अलग अलग, मतलब बहुत सारी शक्तियां। मेरी बात सुने? स्थानीय, प्रांतीय, राज्य की सरकारें केवल एक कार्यपालिका, एक निर्देश को फॉलो करने वाली, निर्देशों का अनुसरण करने वाली बॉडी बनकर रहती हैं। मेरी बात समझ? जबकि यहां पर लिखित संविधान में क्या है? लिखित संविधान में यह नोट नहीं है, यह नोट पिताजी लिख के नहीं गए हैं। यानी कार छुटकू की है, बड़कू ऐसे ही नहीं यूज कर लेंगे, नहीं यूज कर पाएंगे। लिखित संविधान जितना कठोर उतना बड़कू नहीं यूज कर पाएंगे। हालांकि आपातकाल में स्थितियां चेंज आती हैं, मम्मी की तबीयत खराब है तो भाई छुटकू दे ही देगा, ठीक है ले जाओ इलाज करा लो, हमारी भी मम्मी। मेरी बात सुन रहे? कुछ आपातकाल में स्थितियां होंगी तो छुटकू दे सकता है अपने अधिकार, लेकिन सामान्य स्थिति में क्या छुटकू अपना अधिकार देगा? नहीं देगा। और उन अधिकारों की सुरक्षा भी कौन कर रहा है? संविधान, क्योंकि वो लिखित। अगर अलिखित संविधान होता, जिसे जब चाहती संसद बदल लेती, संसदीय सर्वोच्चता वाला संविधान होता, तो क्या राज्य सरकार के अधिकारों का, विषयों का, राज्य सरकार की शक्तियों का
हरण नहीं होता रहता? क्या उसके क्षेत्र सीमित रह जाते? क्या उसके क्षेत्र बचे रह जाते? नहीं। क्या केंद्र के क्षेत्र सीमित रह जाते? नहीं। अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करो, इस बात को नोट करो, लिखो, लिखित में लिखो, संघीय ढांचे की सरकार। लिख लोगे ढांचा, ढांचा ढेंचू मत लिख लेना, ढांचा, ठीक है, ढांचा सही लिखा है, संघीय ढांचे की सरकार, ठीक है। अलिखित में केंद्रीय या केंद्रीकृत लिखो, केंद्रीकृत सरकार, केंद्रीकृत सरकार, ब्रैकेट में लिखोगे स्थानीय या प्रांतीय सरकार, के विधि निर्माण संबंधित शक्तियां ना के बराबर। अगर ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक हो रहा है सही कर लो। स्थानीय और प्रांतीय सरकारों के पास विधि निर्माण संबंधित शक्तियां ना के बराबर। कौन सी सरकार में, कौन से संविधान में? अलिखित संविधान में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो, ठीक है, चलो ठीक है सर, आ जाए, छोड़ रहे तुम लोग को, 2:30 हो रहा। दोनों में शासन तो सरकार का ही होता है, लेकिन अलिखित